नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड की चाल आज सुस्त जरूर दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर गोल्ड के फेवर में ही है। ज़्यादातर खबरें ये कि आर्थिक अनिश्चितताएँ काफ़ी ज़्यादा है ग्लोबल जिस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर से बनने शुरू हो चुके हैं, इससे भी सुरक्षित निवेश मांग बढ़ी है। यूएस के डेटा की बात करें तो यूएस में तमाम चिंताएं हैं ही। डेट को चिंता है, फिस्कल डेफिसिट को लेकर चिंता है, और अब जो नंबर्स भी जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर आ रहे हैं, वो काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं। चाहे वो यूएस सर्विस सेक्टर को लेकर हो, जो एक साल बाद पहली बार दबाव में दिख रहा है। यूएस में मई में प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब ग्रोथ आई है वो मार्च 2023 के बाद सबसे ज़्यादा धीमी है। यानी धीरे धीरे जो इकोनॉमी के जो नंबर है वो भी खराब होते जा रहे हैं, और कमज़ोर आंकड़ों से अब लग रहा है कि यूएस फेड आगे ब्याज दरों में कटौती करेगा। और इस साल अब तक 2 कटौती की संभावनाएं तो हैं ही, लेकिन कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार मंदी की गिरफ्त में यूएस आ सकता है और कई एग्रेसिव कटौती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए, हमारे साथ 2 मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के कमोडिटी हेड हैं, और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और मैं हूं विश्व मोहन। अब शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। कुणाल जी, सबसे पहले गोल्ड पर आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। अच्छी तेजी लौटी थी, 15 मई के बाद से अच्छी तेजी दिखी है। हाजिर में डिमांड उस वजह से काफी घट गई है। क्या लग रहा है, ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी? कुणाल जी, आपसे सवाल था सर। गोल्ड की अभी की जो मूवमेंट है विश्व मोहन जी, उसका कोई डिमांड सप्लाई से लेना देना ही नहीं है। गोल्ड जो बढ़ रहा है वो फियर के कारण बढ़ रहा है। यूक्रेन ने जो रशिया के ऊपर अटैक किया है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। सो जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी टेररिस्ट ने जो आतंकी ने हमला किया, उसके बाद 15 दिन लगाए थे इंडिया ने, और बड़ी कार्रवाई की गई। सो ऐसे ही रशिया वेट कर रहा है, रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ये वॉर एस्केलेट होने के चांस है। तो असमंजस जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बन गया है, उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। इट इज नथिंग टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई। सो फियर सिस्टम में बढ़ते जा रहा है और गोल्ड कॉरेस्पॉन्डेंटली रिएक्ट कर रहा है। और जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आती है कि रशिया क्या करेगा और कुछ करता है, तब तक ये फियर प्रीमियम बना रहेगा प्राइसेस में। गोल्ड नियर टर्म में $3440 तक जाने की चांसेस है। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये तेजी और यहाँ से बढ़ सकती है, $3440 तक भी कॉमेक्स पर गोल्ड जा सकता है। चांदी में सर बताइए, चांदी को लेकर क्या आउटलुक है आपका? चांदी भी मुझे बहुत तेजी लग रही है। चांदी में भी मुझे डिमांड सप्लाई साइड से भी तेजी नजर आ रहा है, और गोल्ड के पीछे भी सिल्वर बढ़ेगा। सो ओवरऑल सिल्वर भी मुझे 1,05,000 तक जाता हुआ शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, और बाइंग करनी चाहिए दोनों में, गोल्ड सिल्वर में। अभी सेलिंग ट्रेडर्स को तो नहीं करनी चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे सेल करने से बचना चाहिए, ये सलाह आपको निकल कर आ रही है। हालांकि जो हाजिर डिमांड होती है उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी का कोई लेना देना नहीं होता है, और जो अक्षय तृतीया के बाद से जो थोड़ी डिमांड निकल रही थी वो 15 मई के बाद से थम गई है। और घरेलू बाजार की रिपोर्ट यही है, ज्वेलरी मार्केट की, 2 हफ्ते में देश में ज्वेलरी बिक्री में 30% की गिरावट हुई है। हालांकि इस डिमांड से गोल्ड पर असर नहीं होता, कि गोल्ड ज़्यादातर सेंटिमेंट से चलता है, डेरिवेटिव के पोजीशन से चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग से चलती है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से चलती है। और अप्रैल की जो रिपोर्ट है उसमें 12 टन खरीदारी हुई है, जो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्थिर है, ये कहा जा सकता है। चलिए, अब बात इनसे प्रथमेश जी से कर लेते हैं। प्रथमेश जी, आपकी राय क्या बन रही है सोने पर और चांदी पर, दोनों कमोडिटी पर? दोनों ही कमोडिटी में मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सा प्रीमियम क्रिएट कर रहा है दोनों भी काउंटर में, और मुझे भी लग रहा है कि 99,000 तक गोल्ड एक बार के लिए ऊपर आ सकता है। सिमिलरली सिल्वर में 1,03,000 तक अपसाइड दिख सकता है। अगर जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको 98,000 के करीब इनको बाय करना चाहिए, 97,800 का स्टॉप रखना चाहिए, और ऊपर में टारगेट 98,800 और 99,000 के रहेंगे। सिमिलरली जुलाई का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। 1,01,000 के करीब बाय करें, 99,850 का स्टॉप रखें, ऊपर में टारगेट 1,02,700 के लिए। ओके, चलिए, गोल्ड सिल्वर पर आपको राय मिल गई है, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने राय दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की अगर आप
चाल देखें तो आज कमज़ोर है। कल की गिरावट आज भी कंटिन्यू यहाँ पर क्रूड की होती दिख रही है। फंडामेंटल सही है कि ओवर सप्लाई की चिंता से यहाँ पे दबाव बन रहा है और सऊदी अब अगस्त और सितंबर में भी उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है और 4,11,000 बैरल से भी ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में सऊदी है और वो मार्केट शेयर को ग्रैब करना चाहता है। और समर डिमांड के दौरान सऊदी चाह रहा है कि मार्केट शेयर को हासिल कर ले और एशियाई ग्राहकों के लिए सऊदी ने जुलाई क्रूड कीमतें घटाई हैं जो 4 साल के निचले स्तर पर हैं। कुणाल जी बताइए, क्रूड में क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप क्रूड के जो ट्रेडर हैं उनके लिए? मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी तेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फियर, रशिया के ऊपर नए सैंक्शन लगने के फियर, सप्लाई साइड पे डिस्ट्रप्शन आ सकता है, ईरान और यूएस का इश्यू भी चल रहा है। तो ऐसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऐसे में बढ़ेगा और 5650 की ओर जाता हुआ क्रूड नजर आ रहा है। तो ये क्रूड की तरफ से, क्रूड पर आपकी कॉल ये है। और नेचुरल गैस सर, कुणाल जी, नेचुरल गैस की चाल आपको यहाँ से कैसी दिख रही है? आज कमजोर है लेकिन अच्छी रिकवरी आई है, यहाँ पर भी वही रिस्क फैक्टर काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है एनजी में सर? एग्जैक्टली, सो नेचुरल रिसोर्सेज में मंदी नहीं होती है जब वॉर का टाइम होता है। तो नेचुरल गैस भी तेजी लग रहा है, 330 की ओर जाता हुआ नेचुरल गैस नजर आ रहा है। यहां से भी 12-13 रुपए की बढ़ने की गुंजाइश है। आप बताइए क्रूड पर और नेचुरल गैस पर आप क्या सलाह दे रहे हैं प्रथमेश जी? क्रूड पे ऊपरी भाव पे सेल करने की सलाह रहेगी 5410 के करीब। 5490 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 5250 के लिए रहेंगे। और नेचुरल गैस में ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह रहेगी। पुट बाय करना है 290 की स्ट्राइक का, 7 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा, 4.5 रुपए का स्टॉप, टारगेट 16 रुपए के लिए। गैस और क्रूड दोनों बेचने की सलाह प्रथमेश जी की, हालांकि कॉन्ट्रा कॉल है लेकिन प्रथमेश जी बिल्कुल इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे और चार्ट के हिसाब से कॉल देते हैं थोड़ा, और इनका मैक्रो फैक्टर देखकर कुणाल जी की ये कॉल रहती है, पोजिशनल नजरिया ज़्यादा रहता है। तो ये फर्क है जो दिख रहा है। प्रथमेश जी का आज के लिए कॉल है और ये टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखें तो कॉपर भी आज कमज़ोर है, ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है लेकिन अच्छी तेजी लौटी है। कॉपर एक काफ़ी समय के बाद कंसोलिडेट करने के बाद ये तेजी लौटी थी लेकिन आज हल्की मुनाफा वसूली है। जिंक 255 के आसपास अभी भी है, हल्की कमजोरी है। एल्युमिनियम आज ज़्यादा कमजोर है, 240 के नीचे आ चुका है और लेड में मामूली कमजोरी 179 के पास। कुणाल जी, पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर आपकी क्या राय है? कॉपर मुझे तेज लग रहा है। कॉपर में कॉन्सेंट्रेट में बहुत सप्लाई शॉर्टेज है तो उसकी वजह से कॉपर मुझे तेजी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। नीचे में कॉपर बाय करना, 870 के आसपास कॉपर बाय कर सकते हैं। 870 के आसपास बाई करना है कॉपर में। ये भी कहा जा रहा है कि काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद ये तेजी आई है तो ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। आप सहमत है प्रथमेश जी? आपको भी लग रहा है कॉपर बाई करे या आपकी कोई और पिक है? मुझे भी कॉपर कॉन्फिडेंट दिख रहा है यहाँ पे और पॉसिबली अपसाइड में 881 885 यहाँ पे आ सकता है। तो कॉपर में करंट भाव पे भी बाई करने की सलाह रहेगी। 870 का स्टॉप से बाई करना चाहिए, उसके साथ बाई करना चाहिए। कॉपर खरीदने की राय आपकी तरफ से आ रही है। करेंसी मार्केट की एक चाल देख लेते हैं। आज करेंसी मार्केट में हल्की मजबूती है, 85 रुपए 80 पैसे में डॉलर के मुकाबले रुपया ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या भी हुआ यूएसडी आईएनआर पे कुणाल जी? करेंसी मार्केट में भी अनसर्टेनिटी के कारण थोड़ा डिप्रिशिएट हो रहा है बट इंडियन रुपी मुझे डॉलर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। सो मेरा थोड़ा लंबा विजन है, सेल ऑन राइज की रणनीति में अपनाना चाहूंगा इंडियन रुपी के लिए। राइज ये, और तो क्या लेवल कुछ सर शेयर कर पाएंगे कुणाल जी? मुझे धीरे धीरे रुपी, मेरा व्यू ऐसा है 84 83 ऐसे ड्रिफ्ट होने वाला है। सो ओवरऑल बेच के ही काम कर सकते हैं, के ही काम कर सकते हैं, 83 तक भी आ सकता है। चलिए एक और खबर है रबर को लेकर। वो खबर है नेचुरल रबर के जो उत्पादन है वो बढ़ने वाले हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है क्योंकि इस बार देश में और अच्छी बारिश का अनुमान है। केरल में अच्छी बारिश की संभावना है और रबर किसानों की उम्मीदें इस बार काफ़ी ज़्यादा है और पिछले साल से कहा जा रहा है कि रबर का उत्पादन करीब करीब 5 से 10% बढ़ने की संभावना है। ये रिपोर्ट अब तक की रबर को लेकर निकल कर आ रही है। बारिश के कारण टैपिंग अगर न रुकी तो उत्पादन बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। और
कीमत की अगर बात करें तो ब्लॉक रबर के अंतर्राष्ट्रीय दाम 156 रुपए से घटकर 142 रुपए हो गए हैं। इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बन सकता है और रेन गार्डिंग पर काम बड़े बागानों में जारी है और जून मध्य से फ्रेश रबर की आवक शुरू हो जाएगी और RSS 4 ग्रेड की जो कीमत है वो फिलहाल 189 रुपए के आसपास चल रही है। तो ये एक बेहतर सीजन हो सकता है रबर कीमतों को लेकर, क्योंकि रबर के दाम कम हो सकते हैं और ऐसी कंपनियां जिनके रॉ मटेरियल में नेचुरल रबर है उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बढ़ने वाला है, दाम में भी नरमी आएगी, ये कहा जा रहा है। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए एक और खबर है इनाम को लेकर, उसे भी ले लेते हैं। उससे पहले कुणाल जी आपका शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि आप फोन लाइन पे मौजूद है। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते आपसे लाइव आपसे चर्चा हो पाएगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। चलिए एक और खबर है जीरे को लेकर। जीरे को लेकर एक अहम अपडेट ये है कि चाइना में इस बार जीरे का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से डिमांड पर काफ़ी असर हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि चाइना इस बार इंपोर्ट करने की बजाय अपने माल का एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इस तरह की खबर के साथ हमारे साथ किशोर शाह हैं, ऊंझा मंडी में बैठते हैं, मसाला के कारोबारी है। किशोर भाई, क्या रिपोर्ट है सर जीरे को लेकर, क्यों दाम इतना कम हो गया है? 19,800 के भी नीचे आ चुका है और आगे क्या होता है और आगे और गिरावट आ सकती है क्या? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है, जो सीजन के अंदर जो क्रॉप चालू हुई थी, नई क्रॉप, ऐसा लग रहा था कि क्रॉप कम आएगी, मतलब 10-20% कम आएगी, लेकिन क्रॉप में कोई सी मामूली थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, बाकी इतनी कोई कम इंडिया की क्रॉप नहीं थी। उसके हिसाब से बाजार एक बार क्या था कि एक्सपोर्टर, स्टॉकिश, हेजर, जैसा सबकी डिमांड एक साथ में, उसके हिसाब से बाजार बढ़ गया था, अचानक बाजार बढ़ गया था और वहां से तो बाजार वापस गिरा था। आज की तारीख में जहां से चले थे वापस वहां पे अपन खड़े रह गए। लेकिन सबसे बड़ा इसमें टर्निंग पॉइंट ये है कि जो चाइना इस बार ले जाता है, हर साल अपना सीजन के अंदर 15 से 20 हजार टन ले जाता है, इस बार वो बिल्कुल लेके नहीं गया। कम से कम समझो 2-3 हजार टन का व्यापार हुआ होगा, ज्यादा व्यापार नहीं हुआ, क्योंकि उसकी क्रॉप अच्छी है और उसकी क्रॉप लास्ट ईयर से ज्यादा है। इसके हिसाब से वो अभी नहीं ले जा रहा है, उल्टा वो अपन यहाँ से एक्सपोर्ट करते, इसकी जगह अपन को इम्पोर्ट करने की मतलब भाव दे रहे हैं, यानी कि अपने से उनका रेट नीचा है, इसके वजह से एक्सपोर्ट रुक गया। दूसरी बात है कि माल की अरेवल है वो कंटिन्यू बनी रही और डोमेस्टिक ग्राहकी धीरे स्लो हो गई, इसके हिसाब से बाजार गिर गया है। अभी आगे देखना ये है कि एक्सपोर्ट की यदि ग्राहकी नहीं आती तो बाजार और भी थोड़ा बहुत दबाव बढ़ सकता है, यहाँ से करीबन 10 रुपए किलो और भी जा सकता है, इससे ज्यादा लगती नहीं है अभी मंडी, लेकिन 10 रुपए का दबाव और भी बन सकता है। आगे डिमांड है वो आएगी, अपनी जो लोकल घरेलू डिमांड है वो 15 जुलाई के बाद आएगी। ये महीना देखने को रहेगा। यदि बाजार यहाँ से 10 रुपए गिरता तो वहाँ फिर थोड़ा बहुत खरीदारी बनेगी, लेकिन फिलहाल तो अभी रुकना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, आपको लग रहा है कि घरेलू डिमांड, मजबूत जो डिमांड कही जाती है वो 15 जुलाई से आएगी। अभी घरेलू डिमांड काफ़ी स्थिर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रही है। सर आप गिरावट की बात कर रहे थे, अगर किसी को मीडियम टर्म के लिए अगर जीरा खरीदना है तो किस भाव पे खरीदना चाहिए? कितनी और गिरावट आने दे तब खरीदें? 10 रुपए नीचे गिरे तो वहाँ लेना, 185-90 के आसपास आए तो वहाँ लेना चाहिए। ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन वहां से बाउंस बैक आएगा तो वापस 15-20 रुपए की तेजी बन सकती है। फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट है। सर धनिया को लेकर भी बता दीजिए, धनिया में भी उस तरह की खरीदारी नहीं दिख रही है, हालांकि 7,000 के नीचे थोड़ी खरीदारी आ जाती है। आपका अनुमान क्या है धनिया को लेकर सर? धनिया भी एक मतलब ये समझो कि रेंज बाउंड में दायरे में काम करता है, 69 से लगा के 71 के आसपास 2-3 रुपए के ऊपर नीचे में काम कर रहा है। लेकिन जैसे पहले क्या बदले वाला ने माल लिया था और एनसीडेक्स में अभी बदला कम हो गया, तो अभी थोड़ी बहुत हेजर की बिकवाली से बाजार का दबाव बना हुआ है। लेकिन उसकी भी डिमांड ये है कि घरेलू डिमांड अभी बिल्कुल स्लो है, एक्सपोर्ट का बिल्कुल एकदम सुस्त बना हुआ है। लेकिन क्रॉप को इतनी ज्यादा किसी के पास इतना लंबा छोड़ा माल नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड 70 रुपए का मेरी जो भाव चल रहा है, इसमें 2-3 रुपए की गिरावट और बन सकती है, इससे ज्यादा धनिया में लगती नहीं है मंदी। लेकिन जैसे भी डिमांड मैं बोला 15 जुलाई के बाद जो घरेलू डिमांड बनेगी वहां से वापस ये 5-7 रुपए की तेजी बन सकती है। लंबी तेजी इसमें भी नहीं दिख रही है। एक्चुअली माहौल पूरा खराब है एग्री कमोडिटी का, इसके से बाजार रुका हुआ है सर। आपको क्या पसंद आ रहा है सर? अगर धनिया जीरा दोनों आपको कमजोर दिख रहे हैं तो कोई कुछ तो कहाँ मजबूती आपको दिख रही है? किसमें सर? एग्री में, इन दोनों के अलावा आपको कहाँ लग रहा है? एग्री के अंदर मेरे को लगता है कि ऐसे देखने जाए तो ग्वार गम है वो थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, 95 आसपास ये जो ग्वार गम का जो भाव बना हुआ था आज तो थोड़ा ठीक बाजार बना हुआ है। कभी भी नीचे आए तो उसमें बाइंग करनी चाहिए, वहाँ थोड़ा बहुत मुनाफा बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्री मॉनसून हो रही है ये आगे जाके दिक्कत कही तो ये कि मौसम का सट्टा है ग्वार गम का।
तो वहाँ बाजार थोड़ा बन सकता है, वहां से 5-7 रुपए की तेजी बन सकती है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। ओके, हाँ, अब गिरा भी काफी है तो बहुत ज्यादा खोने को नहीं है और कुछ तेजी बन सकती है। शुक्रिया किशोर भाई, आपने वक्त दिया धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मसालों में क्या करना चाहिए, खास करके जीरे को लेकर जो आपकी रिपोर्ट है कि चीन में इस बार फसल काफ़ी ज़्यादा है और उस बार इंपोर्ट की बजाय वहाँ से एक्सपोर्ट होने की खबर आ रही है, ये चिंता है। और घरेलू डिमांड भी स्थिर है तो भाव थोड़े और कम हो सकते हैं जीरे के। और फिर 15 जुलाई के बाद उनको लग रहा है जब घरेलू डिमांड निकलेगी फिर रियल चाल जीरे की वहाँ से दिखेगी, और क्योंकि अपने घरेलू माल भी अब जो स्टॉकिस्ट के पास होंगे वही माल होंगे। हल्दी की बात करते हैं, हल्दी में तेजी लौट आई है और ठीक ठाक तेजी दिख रही है, 14,200 के आसपास है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी के कारोबारी हैं। शुक्रिया सर। पूनम सर, क्या हो रहा है हल्दी में, हल्दी को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? हल्दी में थोड़ा ये अभी एक तो मौसमी बरसात से काफी कुछ फर्क पड़ गया है और अभी जो अर्ली सोइंग भी शुरू हो गई है, इसके वजह से जो एकदम तेजी का एक बार बीच में मोमेंट बना था उसको एक ब्रेक लग गया है। परंतु क्या है, मराठवाड़ा में डे बाय डे अराइवल्स कम होते जा रही है और भाव अभी वही पड़े हुए हैं, तो इसको लगता है देखते हैं यहाँ से तेजी बन सकती है, करीबन 500-700 की तेजी तुरंत में आ सकती है, ऐसा लगता है। सर, जल्दी बुआई की वजह से आपको लग रहा है, लेकिन कीमतों को लेकर क्या आप लोगों क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं? जो करंट लेवल है 14,000 के ऊपर, यहाँ पे खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए सर? लेवल तो नीचे में 137 का आ रहा है, 137 बिल्कुल सेफ है, 40 में रिस्क ले सकते हैं तो के आसपास। अगर 13,700 के आसपास खरीदारी करें और 3 महीने का वक्त है तो कहां तक जाने की उम्मीद रखनी चाहिए सर? ये 158 में ऊपर में टच हो जाएगा सभी। 15,800 ये कभी भी टच हो सकता है सभी। ओके, 15,800 कभी भी टच हो सकता है। सर, एक खबर आप बता दीजिए एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर, जो अप्रैल से लेके पिछले साल के मार्च तक के नंबर है तो काफी अच्छे थे, एक्सपोर्ट के करीब 8.5% ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ था। अब हाल के कुछ महीने के नंबर कैसे, अप्रैल मई के आसपास के एक्सपोर्ट के नंबर किस तरह के हैं सर? एक्सपोर्ट की डिमांड काफी कम है, तो ग्लोबल डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट के डिमांड काफी कम हो चुकी है। परंतु डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे निकल रही है। अभी डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ही बाजार रुके हुए हैं, नहीं तो ऑलरेडी पहले उसमें 500 रुपए बाजार और टूट जाता था। परंतु अभी डोमेस्टिक गिराकी अच्छी रहने से बाजार स्टडी है। ओके, डोमेस्टिक ग्राहकी रहने से अच्छी है। शुक्रिया सर। पूनम सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया और बताया कि क्या हो रहा है। एक तो मानसून अर्ली आने से यहाँ पे सोइंग भी अर्ली शुरू हो चुकी है हल्दी की, ये खबर है। तो लग रहा है कि इस बार मानसून अगर अच्छा रहा तो बेहतर उत्पादन भी है, उस वजह से हमने देखा था मुनाफा वसूली भी। और मानसून के सीजन में थोड़ी स्टॉक की भी दिक्कत हो जाती है, कुछ फसलें भी खराब होती है, वैल्यू चेन को, पूरे ही वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ जाती। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे थे। लेकिन हल्दी में 13,700 के आसपास उनका कहना कि खरीदारी करनी चाहिए, 15,800 तक भी आगे जा सकता है। तो डिप का वेट करें, नीचे आए फिर खरीदारी करें, ये सलाह पूनम चंद जी की तरफ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आज ग्वार की चाल देखें तो ग्वार में जैसा किशोर जी कह रहे थे कि ग्वार सीड ग्वार गम दोनों यहाँ पे अच्छी कमोडिटी है खरीदारी के लिए। उनको लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदना चाहिए यहाँ पर, और 9500 के आसपास अगर ग्वारगम मिले तो आप खरीदें। आगे यहाँ से तेजी दिख रही है, 4-5% की तेजी उनको ग्वारगम में लग रही है और ग्वार सीड में भी इनको लग रहा है कि तेजी है। तो ये एक काउंटर है जहाँ पर तेजी है और हल्दी है। लेकिन जीरा और धनिया जितने भी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि यहाँ से ये कमजोर ही दिख रहा है। तो ये है पूरा ही आउटलुक एग्री मार्केट का। लेकिन एक और खबर है, वो खबर ये है कि सरकार ई-नैम 2.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। एक अहम अपडेट है। इसके लिए राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना होगा और सरकार का, केंद्र सरकार का मकसद ये है कि अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। केंद्र राज्य सरकारों को हैंड होल्डिंग भी इसके लिए कर रहा है और व्यापारी धीरे धीरे ई-नैम से जुड़ने भी लगे हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। पहले चरण में इस 2.0 को राजस्थान, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और उड़ीसा को जोड़ा जाएगा। अभी भी कई व्यापारी व्यक्तिगत संपर्क से ट्रेड कर रहे हैं। कुछ राज्यों में एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर बाहर के व्यापारियों को अनुमति भी दी गई है।
इनाम के विस्तार में लेकिन अभी जो दिक्कतें ये आ रही है कि भरोसे की कमी है। लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और खरीदारों के लिए सभी राज्यों में एक मान्य एकीकृत लाइसेंस की ज़रूरत है। ये एक बड़ी बाधा है। दूसरा, क्वालिटी की गारंटी देने वाली जो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, एक रेगुलेटर के तौर पे जो काम करे, उसकी व्यवस्था ज़रूरी है ताकि लोगों को क्वालिटी की दिक्कतें ना हो। क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद बिक्री होती है तो इस तरह की क्वालिटी की दिक्कत भी आ सकती हैं। और साथ ही एपीएमसी कानूनों से एफपीओ को भी छूट मिलना चाहिए ताकि वो भी, उनकी भी भागीदारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़े। और देश भर में इसको लेकर जागरूकता भी बढ़ाना चाहिए कि इनाम है क्या, कैसे काम करता है। इनाम के बारे में आपको बता दूं कि इनाम एक नेशनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस है। किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं, तो उनके लिए सीधा खरीद बिक्री का, बेचने का, उनको उत्पाद अपने बेचने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होती है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और इनाम से पारदर्शिता और कंपटीशन भी बढ़ती है और किसानों को बेहतर भाव मिलते हैं और डायरेक्ट वो खरीदारों के संपर्क में आते हैं। और साथ ही एपीएमसी मंडियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म इनाम के जरिए सरकार ने दिया है और इससे बड़ा बाजार भी मिलता है और किसानों को बेहतर दाम भी मिलता है। इसमें खरीदार, व्यापारी और एफपीओ भी रजिस्टर्ड होते हैं और इसका मकसद यही है कि एक देश और एक कृषि बाजार बनाना। इसी मकसद के साथ इसे शुरू किया गया था। अब इसका 2.0 भी लॉन्च हो रहा है। चलिए, मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हम ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आने वाले हैं एफएनओ जंक्शन, जहां पर इक्विटी वायदा बाजार की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बाजार की चाल आज अच्छी दिख रही है। 100 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी में है। निफ्टी बैंक में हल्की तेजी है, शुरुआती तेजी थोड़ी कम हुई है, लेकिन पूरा एक्शन कहाँ है, ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, वायदा बाजार में क्या हो रहा है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।